हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। अभी वर्तमान में ही हमने अर्धवार्षिक परीक्षा देकर अब हम वार्षिक परीक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। हम इस सीरीज के अंदर पुराने पेपर सॉल्व करने वाले हैं। 3 वर्ष के पुराने पेपर हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10 हिंदी विषय के। उम्मीद करता हूँ कि आपका अर्धवार्षिक परीक्षा बहुत अच्छी रही होगी और आप तैयारी के लिए थोड़ी चिंता में भी होंगे। तो पेपर पैटर्न समझने के बहुत सारे फायदे इससे हमको समझ में आता है कि आगे भविष्य में होने वाली जो परीक्षाएं हैं उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। देखो बच्चों, हमारे पास समय बहुत कम है, केवल 2 महीने में तैयारी करनी है। इन 2 महीनों में पूरा पाठ्यक्रम अपने को कवर करना है। तो मैं समझता हूँ स्टडी के बजाय स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी हमको। उसके लिए हमको पेपर का पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है और पेपर सेटअप का जो तरीका है, जो लोग पेपर सेट करते हैं उनके माइंड सेट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार हम पहले पेपर देख लेते हैं, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो मैं आपके साथ साझा करूंगा। आइए देखते हैं। मेरे पास एक पेपर है माध्यमिक परीक्षा 2025 का हिंदी विषय। समय रहता है 3.25 घंटे का। 80 नंबर का अपना ये पेपर होता है। 20 नंबर से मिल जाते हैं। इस प्रकार से 100 नंबर की अपनी पूरी परीक्षा होती है। पहले पेज के ऊपर सामान्य निर्देश लिखे हुए हैं, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं ताकि आपको ध्यान में रहे। तो देखिए बच्चों, परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश। परीक्षा सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्यता लिखें। सबसे पहले अपने को रोल नंबर लिखना है। ये इसलिए होता है कई बच्चे पेपर के ऊपर कुछ उत्तर लिख के और एक दूसरे से एक्शन कर लेते हैं और ये नकल का एक तरीका होता है। तो रोल नंबर लिखने से ये सुनिश्चित हो जाएगा कि ये हमारे प्रश्न पत्र और ये हमारे पास ही है। किसी और के पास पाया गया तो वह नकल की श्रेणी में आएगा। सभी प्रश्न पत्र हल करने अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न क्रमांक अवश्य लिखें। तो ये सामान्य बातें हैं, इसका विशेष ध्यान रखें। ये 4 नंबर बिंदु जो लिखा है ये आंतरिक खंड का मतलब ये जैसे किसी एक प्रश्न के अलग भाग हैं, जैसे प्रश्न संख्या 1 अ ब स द है ना, यह सब डिवीजन किया हुआ है 1 से लेकर 10 तक। तो इन सभी का उत्तर हमको एक साथ लिखना है। ऐसा नहीं कि प्रश्न संख्या 1 उसका आंतरिक खंड 1 का पहले कर दिया, बाकी बीच में 2 का कर दिया, पीछे जैसे जैसे हमको याद आ रहा है वैसे वैसे कर रहे हैं। ऐसा करने से उस एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में दिक्कत होती है और हो सकता है कि उसका माइंड इतना ख़राब हो जाए कि वो नेगेटिव इफेक्ट भी डाल सकता है हमारे ऊपर। इसलिए हम प्रयास करेंगे, चाहे आए चाहे नहीं आए, एक बार उसको क्रमशः एक साथ लिख देंगे। जो जो उत्तर आते हैं उसको अपन भर देंगे, नहीं आता तो ठीक, कोई बात नहीं। चलिए शुरू करते हैं अपना ये पेपर। दोस्तों, खंड अ है। खंड अ का पहला जो प्रश्न है ये खंड अ है। निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में दीजिए। 12 गुणा 1 12 प्रश्न है, एक एक नंबर के हैं। इस प्रकार से ये 12 नंबर है। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के हमारे 2 भेद होते हैं, सकर्म क्रिया और अकर्म क्रिया। निम्नांकित में से सर्वनाम है। सर्वनाम शब्द कौन सा है इसको हमको जानकारी करनी है। क्रिया नहीं है, ताल नहीं है, गति नहीं है। क्रिया है वो अपने आप में विकारी शब्द है, ताल है, गति है, गति अपने आप में विशेषण है, और ये हो गया अपना मतलब सर्वनाम शब्द हो गया अपना वह। अमीरुद्दीन का जन्म हुआ था, ये पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है। अमीरुद्दीन जो सेनाई वादक हुए हैं उनके बचपन का नाम था, तो इनका जन्म डुमराव में हुआ था। बाल गोविंद भगत साहब किसे मानते हैं? बाल गोविंद का जो पाठ है रामकृष्ण मणिपुरी जी का, उसमें कहा गया कि जो भगत साहब हैं वो भगत हैं, वो साहब किसे मानते? तो वो साहब कबीर मानते, कबीरपंथी रहे हैं वो खुद। नेताजी का चश्मा पाठ की विधा क्या है? नेताजी का चश्मा पाठ की विधा कहानी है। इस प्रकार से उत्तर हमारा उत्तर सही हो जाएगा। यह कहानी, एक कहानी यह भी, लेखक का नाम क्या है? एक कहानी यह भी, लेखक का नाम मनु भंडारी है। अगला प्रश्न है हमारा, परशुराम आपे से बाहर क्यों हो गए थे? ये तुलसीदास जी के पाठ से लिया गया है और परशुराम के आपे से बाहर होने का कारण था शिव धनुष को खंडित करना। ये भगवान राम द्वारा शिव धनुष खंडित किया गया था। उसके बाद परशुराम जी उस सभा में आते हैं और लक्ष्मण के साथ में उनका संवाद होता है और दोनों में अच्छी नोकझोंक होती है। उत्साह कविता में कवि संबोधित करता है, उत्साह कविता में कवि बादलों को संबोधित करता है। सूरदास के काव्य में किस भाषा का निखरा हुआ रूप मिला है? सूरदास जी
के काव्य में ब्रज भाषा का निखरा रूप मिला। तुलसीदास जी की हमें को अवधि का भी मिलता है और ब्रज दोनों का मिलता है, लेकिन सूरदास जी ने ब्रज भाषा में लिखा है। और भगवान श्री कृष्ण ब्रज के निवासी थे और सूरदास जी ने अधिकतम जो अपना काव्य लिखा है वो ब्रज भाषा में लिखा है और भगवान श्री कृष्ण के लिए लिखा है। मधुप गुन गुना कर कह जाता कौन कहानी है अपनी, उपयुक्त पंक्तियों में अपनी कहानी कौन कह रहा है। मधुप, मधुप का मतलब होता है भंवरा, इसलिए यहाँ उत्तर हो जाएगा भंवरा। हालांकि यहाँ पे कवि का नाम नहीं दिया गया है, इस प्रकार से ये हो जाएगा अपना। तो यहाँ पे भंवरा हो जाएगा मधुप। भोलानाथ का असली नाम क्या था? भोलानाथ का असली नाम था तारकेश्वरनाथ। और मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक का नाम है अज्ञे। तो इस प्रकार से हमारे ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो पूरे हुए। 12 प्रश्न है वस्तुनिष्ठ, और आगे हमारे रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं उसको अपन देख लेते हैं अच्छे से। ये 6 प्रश्न हैं और 6 नंबर के हैं, एक एक नंबर का है सभी प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? संधि होती है वो 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। लेकिन ये जो हमारी स्वर संधि है वो 5 प्रकार की होती है। यथाशक्ति शब्द में समास है, ये समास का है। और पहला ही समास जो हमारा है अवयवी भाव, ये उसका उदाहरण है। यथा आया है, यथा अवयव शब्द है, इसलिए यहाँ पे ये अवयवी भाव समास हो जाएगा। विदेश शब्द में उपसर्ग है, देश हमारे यहाँ पे मूल शब्द है और वी जो है ये हमारा हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा इसका। वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिमाण, नाप तोल का बोध कराते उन्हें हम खालिस्तान विशेषण कहते हैं। देखो बच्चों, निश्चित अनिश्चित दोनों प्रकार से हैं ये विशेषण। अब अविकारी जो अपने शब्द हैं नहीं, यह विशेषण का ही प्रकार है। विशेषण के 4 भेद होते हैं, जिसमें एक परिमाणवाचक विशेषण है वो इसका हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? परिमाणवाचक, जिसमें माप तोल होता है, नाप तोल होता है वो परिमाणवाचक। एक होता है संख्यावाची, जिसमें संख्या का जो उसमें होता है वो ज्ञान होता है, निश्चित और अनिश्चित का। यह माप तोल का जहाँ भी ज्ञान होगा, निश्चित हो अनिश्चित हो वो परिमाणवाचक होगा। जहाँ निश्चित है वो निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित है वह अपरिमाणवाचक। इस प्रकार से हो जाएगा। किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दोष, दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। भाव आ गया है, यहाँ पे भाववाचक संज्ञा होगा। पालनहार शब्द में प्रत्यय है, प्रत्यय शब्दों के पीछे लगता है। मूल शब्द इसमें हमारा पालन है, हार अपना इसमें क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा अपठित गद्यांश। देखो बच्चों, इसमें 6 नंबर का है और नीचे 6 प्रश्न दिए हुए हैं और एक एक नंबर के प्रश्न हैं सारे। एक बार इस पूरे गद्यांश को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। ऋतु के अनुसार ही त्योहारों का समावेश किया गया है। भारत में हर 2 महीने बाद ऋतु परिवर्तन होता है। वसंत के त्योहार में उद्यान और उपवनों में वृक्ष, लता और गुल्मों को देखकर किसका मन मयूर नहीं नाच उठेगा। पीले सरसों के फूल तथा आलू टेसू के फूलों की छटा किसे आकृष्ट नहीं करेगी। वर्षा ऋतु भी कम मनमोहक नहीं होती। वर्षा ऋतु के तीज, नागपंचमी और रक्षाबंधन के त्यौहार खूब धूमधाम से मनाए जाते हैं। वर्षा के रिमझिम में तीज का त्यौहार नारी मन को उद्वेलित किए बिना नहीं रहता है। वे सुख सौभाग्य की कामना करते हुए त्यौहार मनाती है। रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। देखो बच्चों, अपठित गद्यांश करने का सबसे अच्छा तरीका मैं समझता हूँ वह यह है, हमको ज्ञाता नहीं बनना है, विशेषज्ञ नहीं बनना है और ये गद्यांश हमको याद नहीं करना है। हमको सबसे पहले प्रश्न पढ़ने चाहिए। प्रश्न पढ़ने के बाद में हमको गद्यांश पढ़ना चाहिए। इससे हमारा समय बचेगा। पहले हम गद्यांश पढ़ते हैं, फिर प्रश्नोत्तर को पढ़ते हैं, फिर उनका उत्तर ढूंढने के लिए दोबारा हमको पूरा गद्यांश पढ़ना पड़ता है बार बार। और हर प्रश्न को ढूंढने के लिए हर बार हमको लाइनें पढ़नी पड़ेगी। इससे बढ़िया है सबसे पहले हम प्रश्नों को पढ़ें। प्रश्न पढ़ने के बाद में हम जब गद्यांश पहली बार पढ़ेंगे तो वो प्रश्न हमारे दिमाग में अपने आप क्लिक करेंगे, हाँ ये प्रश्न पूछा गया था, तो उसका उत्तर हमको सीधा सीधा मिल जाएगा कि भी पहले प्रश्न का उत्तर है या दूसरे प्रश्न का उत्तर है। क्योंकि ये नीचे जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इन सबके उत्तर गद्यांश के अंदर ही, गद्यांश के बाहर नहीं है। तो इस गद्यांश के अंदर अधिकतम ऋतुओं के बारे में बताया गया है। तो पहला प्रश्न है हमारा, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। शीर्षक कुछ भी हो सकता है और ज़रूरी नहीं कि एक फिक्स होता है, पर उसके संबंधी होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ऋतु चक्र है वो इस गद्यांश का शीर्षक हो सकता है। भारत में ऋतु परिवर्तन कब होता है? तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, भारत में हर 2 महीने में ऋतु परिवर्तन होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भारत में ऋतु परिवर्तन हर 2 महीने में होता है। वर्षा ऋतु में कौन कौन से त्यौहार आते हैं? तो वर्षा ऋतु में कौन कौन से त्यौहार आते हैं? देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, वर्षा ऋतु में तीज, नागपंचमी और रक्षाबंधन के त्यौहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। तो ये धूमधाम से मनाए जाते हैं, ये पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने पूछा है कौन कौन से त्यौहार आते हैं। देखो उत्तर देने का स्मार्ट तरीका, हम क्या करते हैं, पूरी पंक्ति को वहाँ लिख देते हैं।
ऐसा करने से लगता है कि भाई चलो इसने कोई भी लाइन उतारी दी पूरी, लेकिन जैसा प्रश्न होता है उसी प्रकार से हमको उसका एंड करना होता है। जैसे देखिए, वर्षा ऋतु में तीज, नागपंचमी और रक्षाबंधन के त्यौहार आते हैं। इस प्रकार लिखेंगे तो भी हमारा ये उत्तर पूरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्षाबंधन का त्यौहार किसका प्रतीक है? तो देखिए आप, रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। रक्षाबंधन त्यौहार किसका? भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। इस प्रकार इसका हम उत्तर दे सकते हैं। तीज का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? देखिए आप क्या कहते हैं, तीज का त्यौहार नारी मन को उद्वेलित करता है, या फिर नारी मन के, तीज का त्यौहार नारी मन को उद्वेलित करता है, इसलिए तीज का त्यौहार मनाया जाता है। फिर देखिए हमारा दुर्भाग्य शब्द का विपरीतार्थ शब्द इस गद्यांश में से छांट कर लिखिए। देखो, अपनी मर्जी से नहीं लिखना। आपको हो सकता है कि इसका उत्तर आता हो, लेकिन हमको अपनी मर्जी से उत्तर नहीं देना। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि इस गद्यांश में से छांट कर इसका निकालना। तो क्या निकालना है? दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य का विलोम शब्द होगा सौभाग्य। इस प्रकार से ही हमारा गद्यांश पूरा होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए अगला प्रश्न है हमारा अपठित पद्यांश, जो हमने नहीं पढ़ रखा है। ठीक है, तोड़ो 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 ये पत्थर ये चट्टाने, ये जूठे बंधन टूटे वो तो धरती को हम जाने, सुनते हैं मिट्टी के रस में जिसमें उगती दूब हैं आधे आधे गाने। उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक, तो ये शीर्षक रघुवीर शाह की कविता है, जो कक्षा 11वीं 12वीं में शायद दे रखी है, इसलिए इसका शीर्षक होगा तोड़ो। ये इसी नाम से उन्होंने लिखा है। कुछ और भी लिख सकते हैं अपन। कवि क्या तोड़ने की बात कर रहा है? कवि यहाँ पे तोड़ने की बात कर रहा है। आप देखिए, कह रहा है ये पत्थर ये चट्टाने ये जूठे बंधन। यहाँ कवि कहना चाह रहा है कि यह जो नकारात्मकता है, या फिर हम कह सकते हैं सामाजिक जो बंधन जो है, जो आदमी को रोके रखता है नया सृजन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, उनको तोड़ने की कवि यहाँ पे बात कर रहा है। ये जो पत्थर है ये चट्टाने हैं, ये क्या है? ये बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, इनको वो तोड़ने का बात कर रहा है। कवि पत्थर और चट्टाने तोड़ने की बात क्यों कहता है? ताकि नव सृजन कर सके। क्या कर सके? नव सृजन कर सके। ठीक है, अपने मन के मैदानों का पर क्या व्याप्त है? तो आप देखिए, अपने मन के मैदानों पर क्या व्याप्त है? ये ऊब का मतलब होता है खींच, है ना, कोई बाधा, कोई सामाजिक बंधन, है ना, ये सब हमारे मन के ऊपर व्याप्त हैं। अब लिखा है, अगला प्रश्न है, धरती को हम कब जानेंगे? ये उत्तर इसके अंदर ही मिल रहा है। आप देखिए, धरती को हम जाने, सुनते हैं मिट्टी में रस है जिसमें उगती दूब है। धरती को हम कब जानेंगे? धरती को हम जानेंगे जब मिट्टी के गुणों के फलस्वरूप हमें उसमें पैदावार मिलेगी। यहाँ हम कह सकते हैं नया सृजन होगा। धरती फाड़ के जब कोई नव पौधा वहाँ नया सृजन करेगा, या फिर पौधा या कोपले फूटेगी। रेखांकित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। सुनते हैं मिट्टी में रस है जिसमें उगती दूब है। ये रस जो है, ये मिट्टी के गुण धर्मों की बात हो रही है, ये मिट्टी की विशेषता की बात हो रही है। इस प्रकार का आशय इसके अंदर किया गया है। देखो बच्चों, ये था हमारा पार्ट 1। अब अगला पार्ट है हमारा पार्ट ख। इसमें भी प्रश्न है अति लघुतरात्मक, 40 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। 7 प्रश्न है और हर प्रश्न 2 नंबर का है। इस प्रकार से 14 नंबर के हमारा यह पार्ट हो जाएगा। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन अद्भुत परंपरा है। यह परंपरा कौन सी है? नौबत खाने इबादत पाठ के आधार बताइए। आप देखिए, यह जो प्रश्न है ये इस पाठ से लिया गया है। इतना स्पष्ट हो गया है, इसका उत्तर हम दे सकते हैं। कौन थे बजाने वाले? शहनाई वादक है, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। फिर कहते हैं मनु भंडारी ने। बेटो दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं यहाँ आपको उत्तर नहीं बता रहा हूँ सब चीज़ों के, मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पे कि यह जो पैटर्न है उस पैटर्न को समझना, किस पार्ट से किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, बड़ा प्रश्न कहाँ से आता है, छोटा प्रश्न कहाँ से आता है। किताब के जो पीछे प्रश्न लिखे हुए हैं सारे वही आते हैं, या फिर उससे इतर भी होते हैं प्रश्न। देखो, शब्दों का खेल है ये, प्रश्न वही है या थोड़ा अंदर से हो सकता है, उत्तर वही है, लेकिन हमको प्रश्न समझना पड़ेगा कि किस प्रकृति का प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया है। इसको समझने के लिए आज हम यहाँ पेपर सॉल्व कर रहे हैं। मनु भंडारी ने अपनी माँ को धरती से ज़्यादा धैर्यवान और सहनशील क्यों माना है? एक कहानी के आधार पर आपको बताना है। संगीतकार कविता का मूल संवेदना क्या है? यह जो प्रश्न है ये पाठ परिचय में से लिया गया है, इसलिए हर पाठ का पाठ परिचय और कवि परिचय, उसके साथ में किस पाठ के लेखक कौन है, ये सब बातें हमको अच्छे से याद होनी चाहिए। उत्साह कविता में निराला ने बादल को किसका प्रतीक माना है? बादल को क्रांति का प्रतीक माना है। भोलानाथ को खाना खिलाने के लिए मैया क्या क्या उपक्रम करती है? माता कांचन पाठ पे आधार बताइए। क्या क्या उपक्रम करती है? पिताजी को डांटती हुई है कि आपको खिलाना आता नहीं है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि बच्चे को बड़े बड़े कोर देने होते हैं। छोटे कोर से बच्चे को लगता है ज़्यादा खा लिया, वो छोटे छोटे कोर देंगे 10 बार देंगे, वो लगता है पेट भर गया। बड़े बड़े कोर देंगे 10 बार देंगे
तो कितनी बार दिया उसका प्रभाव पड़ता है। और कई प्रकार से दही चावल दही उसमें मत के खिलाती है, कई प्रकार का में रहता है। अज्ञे के अनुसार अनुभव और अनुभूति में क्या अंतर है, ये पाठ के आधार पर लिखना है। श्री गणेश करना, मुहावरे का अर्थ बताइए, मतलब शुरुआत करना, श्री गणेश करना, और इसका वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं, है ना। उसके बाद हमारा है पाठ्य पुस्तक के गद्यांश का, है ना। तो मैंने पहले वही कहा, पहले हम प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे गद्यांश को पढ़ेंगे। तो प्रश्नोत्तर देखिए, चश्मे वाले का क्या नाम था, एक ही प्रश्न हो गया। चश्मे वाले को क्या क्या चीज़ बुरी लगती थी। नेताजी की असुविधा को कैप्टन ने किस प्रकार दूर किया। चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम क्यों उतार लेता था। अब हम गद्यांश पढ़ेंगे तो मुझे लगता है हमको सारे उत्तर मिल जाएंगे। देखिए बच्चों, अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला जिसका नाम कैप्टन था, तो पहले सवाल का उत्तर क्या हो गया हमारा, कैप्टन। ठीक है, उसे नेताजी बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती थी। अब चश्मे वाले को क्या चीज बुरी लगती थी, चश्मे वाले को नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती थी, क्योंकि उसमें चश्मा बना हुआ नहीं था, बल्कि आहट करती थी कि मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर एक फिट कर देता था। देखिए, तीसरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। ये असुविधा होती थी, इसलिए वह अपनी अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर एक फिट कर देता था। असुविधा होने पर किस प्रकार दूर, ये इस प्रकार से उनकी असुविधा को वो दूर करता था। अगला प्रश्न, चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम क्यों उतारा था। अब देखिए, इसी अगली पंक्ति में अपना उत्तर मिल रहा है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता और उसे वैसे फ्रेम की दरकार होती जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए ग्राहक को दे देता और फिर दूसरा फ्रेम उसे लौटा देता। तो इस प्रकार से ये जो हमारा है पठित गद्यांश है 4 नंबर का था। 4 प्रश्न हैं, 1-1 नंबर के, इस प्रकार से हम करेंगे। अब है हमारा दूसरा भाग है इसका, और ये है ये बदन आनंद कौशल्यान का जो पाठ है, अंतिम पाठ जो हमारा है संस्कृति, वहाँ से लिया गया है। उनका वास्तविक संस्कृत व्यक्ति कौन है, और फिर कहा है, देखो वास्तविक संस्कृत व्यक्ति वह है जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया है, वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। ये पहले सवाल का उत्तर हो गया हमारा। संस्कृत व्यक्ति की संतान क्या नहीं कहला सकती हैं, तो हम देखेंगे संस्कृत नहीं कहला सकती, क्या कह रहे हैं, और उनकी संतान जैसे पूर्वज से वह वस्तु अनायास ही प्राप्त हो गई हो, वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए, संस्कृत नहीं कहला सकती है। तो ये जो दूसरी पंक्ति है, ये हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। न्यूटन ने किसका आविष्कार किया था। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का आविष्कार किया था। भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी किससे परिचित है, तो देखेंगे भौतिक विज्ञान का लिखा हुआ है। अब देखिए, आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से परिचित है। ये इतना ही पूछा है, इतना ही लिखना है, इसके आगे हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये 1 नंबर का प्रश्न है, एक पंक्ति में इसका उत्तर हमको देना होता। अगला हमारा है पठित पद्यांश है। देखिए बच्चों, नाथ संबोधनो भंजनिहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा, आए सुख कई किन मोहि सुनी रिसाई। ये तुलसीदास जी का है। तुलसीदास जी वाला पाठ हमारा उससे लिया गया है। देखिए, उपयुक्त पद्यांश के पाठ का नाम क्या है, लक्ष्मण परशुराम संवाद है। सेवक का कार्य क्या है, देखिए इसमें क्या लिखा होगा, सेवक सो करे सेवकाई, मतलब जो सेवा करता है, सेवक काम होता है सेवा करने का। ठीक है, शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किसके समान बताया है, इन्होंने कहा शिव धनुष को तोड़ने वाले को परशुराम ने किसके समान बताया, तो कहा है सुनहि राम जेहु शिव धनुष तोड़ा, जिसने शिव धनुष तोड़ा है, सहस्र बाहु सम रिपु, रिपु का मतलब होता है दुश्मन, मोरा मतलब मेरा, सहस्र बाहु सम समान, मतलब जिसने शिव धनुष तोड़ा है और तोड़ने वाले को परशुराम ने सहस्र बाहु के समान बताया है, दुश्मन बताया है। अंतिम प्रश्न जो हमारा है, राम ने परशुराम को अपना परिचय क्या कहकर दिया, तो राम ने परशुराम को अपना परिचय क्या, देखो पहली पंक्ति में, नाथ शंभुधनु भंजनिहारा, हे प्रभु हे ईश्वर हे नाथ, शंभुधनु शिव धनुष तोड़ने वाला, होई केव एक दास तुम्हारा, वो तुम्हारा कोई दास ही होगा। इस प्रकार से उन्होंने कहा तुम्हारा ही भगत होगा, कोई अदर व्यक्ति नहीं है। अगला जो हमारा पद्यांश है, 2 भाग होते हैं, अथवा में एक करना होता है, दोनों करने की आवश्यकता नहीं होती है। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की।
मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जा गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। तो यहाँ पे ये जयशंकर प्रसाद जी की जो आत्मकथ्य है उससे लिया गया है। प्रस्तुत पंक्ति में कविता का नाम क्या है? आत्मकथ्य है। कवि क्या गाने में असमर्थ है? कह रहा है उज्ज्वल गाथा। कवि कह रहा है कि मैं अपने जीवन में क्या पाया क्या खोया इसकी गाथा गाने में मैं असमर्थ हूँ। कवि क्यों जाग गया है? कवि कह रहे हैं मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर अपनी कवि स्वप्न देखकर जा गया है। ठीक है, कवि को क्या नहीं मिला, कवि क्या नहीं मिला, कवि मिला कहाँ, कवि को जीवन को इस प्रकार का कोई सुख नहीं मिला है। इस प्रकार का बात इसके अंदर इस पद्यांश के अंदर कही गई है। बच्चों अब शुरू हो रहे हैं हमारे पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। देखिए हर प्रश्न लगभग अथवा में दिया गया है। बाल गोविंद भगत की मृत्यु कैसे हुई? पाठ के आधार पर लिखिए। 50-60 शब्दों में लिखना है। 3 नंबर का यह प्रश्न है। इसके अथवा में दिया गया है लेखक ने सेकंड क्लास डिब्बे में चढ़ने पर पहले से वहां बैठे नवाब साहब पर क्या प्रतिक्रिया हुई? लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर हमको इसका उत्तर देना है। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न करना है। ये बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी जी का है और यह लेखक ये जो लखनवी अंदाज है ये यशपाल का जो हमारा निबंध है उससे लिया गया है। अब ये पद्यांश का पाठ है। क्या कह रहे हैं? हमारे हरी हारिल की लकड़ी गोपियों ने हरी को हारी की लकड़ी क्यों कहा है? ये सूरदास जी का पाठ है उससे लिया गया है। दंतुरिन मुस्कान कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। दंतुरिन कविता है जो बच्चे से मिलने आता है, नागार्जुन है उनकी कविता है ये। तो उस पाठ का पूरा सारांश हमको लिखना है। अगला प्रश्न है देखिए मंगलेश डबराल अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कृतित्व वर्णन कीजिए। मतलब परिचय करना है इनका। ये होगी मंगलेश डबराल और ये हमारे कवि हैं। क्या है बेटा? कवि। और यतीन्द्र मिश्र और मदन ये हमारे लेखक है। इस लेखक तो इन दोनों में से किसी एक का करना है और इन दोनों में से किसी एक का करना है। दोनों प्रश्न दोनों का परिचय है। बहुत अच्छी बात है। एक गद्यांश में से लिया गया और एक पद्यांश में से लिया गया। अब है हमारा खंड द। बड़े प्रश्न हैं इसके अंदर। खेदूम में 1 किलोमीटर के एरिया के बारे में जितेन ने लेखिका को क्या बताया? साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया जी का जो पाठ है उस पाठ में प्रश्न लिए गए। 80 शब्दों का प्रश्न है ये। इसका उत्तर लिखना है और 4 नंबर का है ये। एक अर्थ में मैं स्वयं हिरोशिमा व विस्फोट का भोक्ता बन गया। ये अज्ञे जी का पाठ है। मैं क्यों लिखता हूँ उसके आधार पर इसका उत्तर हमको देना है। अगला प्रश्न है हमारा 18वां निबंधात्मक प्रश्न है और एक निबंध का ही प्रश्न है। तो 6 नंबर का निबंध होगा हमारे इसके अंदर। पहला है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। दूसरा है स्वतंत्रता के 70 वर्ष में क्या खोया और क्या पाया। इसके बिंदु दिए हुए। देखो बच्चों इन बिंदुओं का भी हम उपयोग कर सकते हैं निबंध लिखने के लिए। और आपको लगता है कि इन बिंदुओं का उपयोग नहीं करना है हमको तो आप स्वतंत्र अपने हिसाब से लिख सकते, लेकिन पैराग्राफ बना के लिखना चाहिए और कोई ना कोई हेडिंग देकर लिखना चाहिए जिससे हमारा एक अच्छा व्यू बनता है जो कॉपी चेक करता है उसके प्रति। चलिए बढ़ते हैं आगे। निबंध 4 विषयों पर दिया जाएगा और 4 ऑप्शन है आपके पास में। 2 देख लिया। सैन्य शिक्षा की आवश्यकता और यदि मैं प्रधानमंत्री होता। इस प्रकार से निबंध है। अगला प्रश्न है हमारा पत्र को लेके स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पटना का छात्र नरेंद्र मानते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। एक प्रार्थना पत्र है किस पर है? विशेष का शैक्षणिक भ्रमण। ठीक है, आपका नाम नरेंद्र है, नाम ये आएगा और विद्यालय का नाम ये आएगा पटना के जरिए। स्वयं को लखनऊ निवासी मानना है, आपका नाम वंदिता है और अपने मित्र दिल्ली निवासी रानी को अवकाश में लखनऊ भ्रमण हेतु आमंत्रित करना है। ये औपचारिक पत्र है, ये अनौपचारिक पत्र है। ये दोस्तों को लिखा गया है, ये कार्यालय को लिखा गया है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। स्वयं को मथुरा निवासी सुरेश मानते हुए अपनी पुराने साइकिल की बिक्री हेतु एक विज्ञापन उचित रूप में तैयार करिए। ये विज्ञापन देखो बेटा, ये विज्ञापन का टॉपिक वर्तमान में हट गया है। पाठ्यक्रम जो बदला है ये यहाँ पे हटा दिया गया। विज्ञापन टॉपिक यहाँ नहीं है अपने। यहाँ पर भी विज्ञापन है। मुझे लगता है विज्ञापन बहुत सरल टॉपिक था और फ्री के नंबर थे हमारे, मतलब कम प्रयास में हमको अच्छे नंबर मिल जाते थे। इसकी जगह पे अभी एक नया जो टॉपिक जोड़ा गया वो टॉपिक है अपना, एक तो है संक्षेपण। क्या है बेटा? संक्षेपण। और एक है पल्लवन। पल्लवन का मतलब होता है एक पंक्ति दी हुई होगी हमको, उसकी व्याख्या करनी है, उसको विस्तार से लिखना है उदाहरण देते हुए। और संक्षेपण का मतलब होता है एक जो पैराग्राफ दिया होगा हमको, एक जो गद्यांश दिया होगा हमको, उसका सारांश लिखना होता है हमको। इतना करेंगे वो भी उसका अंक भार भी 4 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से ये जो हमारा कक्षा 10वीं का बोर्ड पेपर 2025 का पेपर था, इस पूरे पेपर को पढ़ा हमने। और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। वो ये है
देखो बच्चों, हमको अपने पाठ्य पुस्तक के सभी पाठों के नाम और उनके लेखक और कवि का नाम हमको अच्छे से याद होना चाहिए, एक बात तो ये। उसके साथ में हमको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए पाठ का जो अ, पाठ परिचय दिया गया है, उसको अच्छे से उसके अंदर मूल संवेदना है और किसको संबोधित करके कहा गया है, कौन क्या कह रहा है, उस पाठ का भाव जो है, उस पाठ का रस जो उसके अंदर है। 1-2 प्रश्न पाठ परिचय में से आने की पूरी-पूरी संभावना है। और कवि परिचय, लेखक परिचय है ही और उसके साथ में सभी कवियों के 1-2 रचना हमको अच्छे से याद होनी चाहिए, अलग से प्रश्न भी इस प्रकार से बन सकता है। अगला बिंदु मैं आपको कहना चाहूँगा, व्याकरण के जितने भी टॉपिक हैं अपने, तो जितने भी टॉपिक दे रखे हैं, उन सभी टॉपिक की परिभाषा हमको अच्छे से याद होनी चाहिए। परिभाषा के साथ में उनके भेदों के नाम याद होने चाहिए, भेदों की संख्या याद होनी चाहिए और भेदों की परिभाषा याद होनी चाहिए। इतना यदि हम कर लेंगे तो मैं मानता हूँ आपका व्याकरण का कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अभी मेरा अनुभव ये कहता है 7 वर्षों का कि जितने भी रिक्त स्थान के प्रश्न आते हैं वो व्याकरण के होते हैं और व्याकरण में परिभाषा संबंधी ही प्रश्न पूछाते हैं और कितने भेद है इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं अब तक। आगे भी ऐसी संभावना है। इसके साथ में जैसे अपन संधि पढ़ रहे हैं, समास पढ़ रहे हैं, तो संधि समास के जितने भेद हैं उनके नाम, उनकी परिभाषा और एक-एक उदाहरण हमको याद होना चाहिए। एक उदाहरण याद होने से हम उस उदाहरण के अंदर पेपर में उदाहरण को फिट करके देखेंगे तो हमको हमारा सही उत्तर मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और अपने जैसे पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पास इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। अगले वीडियो हम देखेंगे ये जो 2025 का पेपर है, अगले वीडियो हम पिछला पेपर देखेंगे माध्यमिक परीक्षा 2024 का।